बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 11 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 37 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 37 का नाम है एडवर्टाइजिंग बिहाइंड प्रिंट मीडिया। मतलब ये कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती है मीडिया का इस्तेमाल करके या प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके, आपको लेसन नंबर 37 में बताया गया है। तो इन द स्टार्टेड आपको लेसन नंबर 37 में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि जब हम प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि इंसान का ना अपने दोस्तों को या दूसरों को किसी चीज़ को ना ख़रीदने या किसी आइडिया को प्रमोट करने का जो जज्बा है ना, वो सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ना इसके अलावा अभी ना लोग अपने प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ को ना प्रमोट करने के लिए ना और भी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़ीद आपको बताया गया है इसमें कि अब हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जो लोग अपनी एडवर्टाइजिंग को ना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडिया। कमर्शियली तौर पर एडवर्टाइजिंग के लिए किस टाइप का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, आपको टोटल जो है वो 20 किस्म के मीडिया फॉर्म बताई गई हैं कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए। नंबर 1 पे है वॉल प्रिंटिंग, नंबर 2 पे बिलबोर्ड्स, नंबर 3 पे है स्ट्रीट फर्नीचर कंपोनेंट्स, नंबर 4 पे प्रिंटेड फ्लेयर्स, नंबर 5 पे रेडियो, नंबर 6 पे सिनेमा, नंबर 7 पे टेलीविज़न, नंबर 8 पे वेब बैनर्स, नंबर 9 पे वेब पॉपअप्स, नंबर 10 पे स्काई राइटिंग और नंबर 11 पे है बस स्टॉप बेंचेस, नंबर 12 पे टाउन क्रायर्स, नंबर 13 में है साइड्स ऑफ बसेस, टैक्सी कैब्स, डोर्स और रूफ माउंट्स, नंबर 14 पे है म्यूज़िकल स्टेज शोज, नंबर 15 पे सबवे प्लेटफॉर्म्स और ट्रेन्स वगैरह, और नंबर 16 में है इलास्टिक बैंड्स ऑन डिस्पोजेबल डाइपर्स, नंबर 17 में स्टिकर्स ऑन अप्लाइज इन सुपरमार्केट्स, नंबर 18 पे है द ओपनिंग सेक्शंस ऑफ स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो, और नंबर 19 में है पोस्टर, नंबर 20 पे है बैक ऑफ इवेंट टिकट्स और सुपरमार्केट्स रिसीट्स। ओके, कवर्ड एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो जब एडवर्टाइजिंग इंटरटेनमेंट मीडिया में ना छुपकर होती है ना, तो इसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका एक और मॉडर्न तरीका है जिसमें ना फिल्म में किसी मेन करेक्टर को किसी ब्रांड का आइटम यूज़ करते हुए दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मूवी है जैसे कि मिनोरिटी रिपोर्ट की, जहां टॉम क्रूज का ना करेक्टर अपने कंप्यूटर पर नोकिया का लोगो दिखाता है, और ये इसकी ना घड़ी पर बुल्गारी का जो लोगो है इंग्रेव होता है। और एक और एग्जांपल रोबोट है, जहाँ विल स्मिथ का ना करेक्टर अपनी कन्वर्स शूज़ को ना क्लासिक कह कर ना रेफर करता है। इस तरह ना कैडिलिक कैडिलेक ने ना द मैट्रिक्स रीलोडेड में ना अपनी कार्स दिखाई थी, और जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स में भी ओमेगा वॉचेस, BMW और एस्टोन मार्टिन कार्स का प्रोडक्ट प्लेसमेंट दिखाया गया था। अभी देख लें कि जितनी भी मूवीज़ होती हैं ना, उन मूवीज़ में कवर्ड एडवर्टाइजिंग होती है, मतलब कि छुप कर एडवर्टाइजिंग करना। और वो उसमें क्या होता है कि मेन जो करेक्टर होता है वो कोई ना कोई एक पॉपुलर प्रोडक्ट, जैसे कि फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, तो ये ना वो यूज़ करते दिखाए जाते हैं मेन करेक्टर्स या हीरोज़ वगैरह। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एक किस्म की एडवर्टाइजिंग हो। रेडियो कमर्शियल में आपको बताया गया फर्स्ट पैराग्राफ में कि रेडियो कमर्शियल एक ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें ना माल, सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़ वगैरह का ना रेडियो के ज़रिए प्रमोट किया जाता है। ज़्यादातर कमर्शियल्स को ना बाहर से एड एजेंसी बनाती है, और रेडियो स्टेशन से ना एयर टाइम से ख़रीदा जाता है, जिसमें ना रेडियो प्रोग्रामिंग को ना स्पॉन्सर किया जाता है। और सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल के रेडियो कमर्शियल से ज़्यादातर ना 30 सेकंड या 60 सेकंड का होता है। अगर ना 60 का ऐड है तो वो ना 30 के ऐड से ज़्यादा लंबा है, मगर इसका ना प्राइस भी ना डबल नहीं होता। अक्सर रेडियो स्टेशन से 30% तक ज़्यादा चार्ज करते हैं जब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लंबा होता है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये सेकंड पैराग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियो कमर्शियल ज़्यादातर कितने सेकंड्स का होता है, 30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स, और 30 के बाद क्या होता है, और 30 से पहले क्या होते हैं, और रेडियो स्टेशंस में जो अक्सर चार्जिंग किए जाते हैं वो 30% से ज़्यादा होते हैं, एक्सेट्रा।
और मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि बहुत से ना लोकल रेडियो स्टेशंस अपनी प्रोडक्शन से फैसिलिटेट रखते हैं और छोटे बिजनेस ओनर्स को ना अपने अनाउंसर्स के थ्रू ना कमर्शियल बनाने में ना मदद करते हैं। 1922 में ना WEF न्यूयॉर्क में ना पहला रेडियो कमर्शियल दिया गया था जो क्वींस बोरो रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के लिए था और ये कमर्शियल 10 मिनट्स का था और HM ब्लैकवेल ने ना इसे अनाउंस किया था। अच्छा, ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि WEF न्यूयॉर्क में ना पहला रेडियो कमर्शियल जो था वो दिया गया था जो कि क्वींस बोरो रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के लिए था। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑडियो में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि FM रेडियो ऑडियो एडवर्टाइजिंग का ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। FM रेडियो पर ना ऐड प्लेस करने के जो कॉस्ट है वो मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर के ऐड से ना कीमत में ना बराबर होता है, मगर रेडियो प्रिंट के मुकाबले में ना ज़्यादा डायनेमिक होता है क्योंकि ना इसमें ना एडवर्टाइज़र से डायरेक्टली कंज्यूमर से बात कर सकते हैं। बहुत से छोटे बिजनेसेस के लिए रेडियो एडवर्टाइजिंग एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, मगर कुछ एनालिसिस या एनालिस्ट ये कहते हैं कि ना छोटे बिजनेस ओनर्स को ना सिर्फ रेडियो एडवर्टाइजिंग पर रिलाई करने से पहले ना सोचना चाहिए। ज़्यादातर बिजनेस मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ना रेडियो को प्रिंट और दूसरे मीडिया के साथ ना कंबाइन किया जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल फर्स्ट पैराग्राफ में कि रेडियो स्टेशंस में ना मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक बेस्ड फॉर्मेट्स, मतलब ये कि कंट्री आ जाता है। म्यूज़िक बेस्ड फॉर्मेट्स में कंट्री, अडल्ट, कंटेम्प्रेरी, क्लासिक, रॉक्स वगैरह शामिल होते हैं और न्यूज़ या टॉक बेस्ड फॉर्मेट्स भी होते हैं। हर फॉर्मेट का ना अपना ऑडियंस होता है, इसलिए ना बिजनेस अपने टारगेट ऑडियंस तक ना पहुंचने के लिए सही स्टेशंस पर ऐड रख सकती है। रेडियो एडवर्टाइजिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सस्ता होता है, जो छोटे बिजनेस ओनर्स को कई रेडियो स्टेशंस पर एड्स रखने की फैसिलिटी देता है। रेडियो एड्स का कंटेंट जल्दी से ना चेंज किया जा सकता है अगर मार्केट में कोई तब्दीली आए, और रेडियो कम्यूटर्स तक ना आसानी से पहुंचता है, जो अक्सर ना रेडियो एड्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ख़ासकर ना अगर वो अकेले ड्राइव कर रहे हों। इस हवाले से सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि रेडियो का एडवर्टाइजमेंट से ना टाइम स्लॉट्स या डे पार्ट्स चार होते हैं: मॉर्निंग ड्राइव और डे टाइम और आफ्टरनून ड्राइव और इवनिंग। अच्छा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि रेडियो का एडवर्टाइजमेंट का जो टाइम स्लॉट है वो कितना होता है। वो दिन में 4 मरतबा होता है, जिनमें मॉर्निंग टाइम भी है, डे टाइम भी है, आफ्टरनून ड्राइव है और इवनिंग है। सबसे महंगा और इफ़ेक्टिव टाइम स्लॉट मॉर्निंग और आफ्टरनून ड्राइव होता है। और मज़ीद आपको बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में ओवरऑल कि लेकिन रेडियो एड्स के ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि कंपटीटर क्लटर, लॉन्ग टर्म रेडियो स्पॉट का क्यूमुलेटिव कॉस्ट और रेडियो मैसेज का ना फ्लेयरिंग नेचर जो ज़्यादातर देर तक नहीं टिकता, और कुछ लीगल और प्रोसीजरल कंसर्न्स भी होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए तो अगर सेलिब्रिटी साउंड अलाइक यूज़ किया जाए तो ना ऐड में ना क्लियर डिस्क्लेमर्स होना चाहिए कि ये असल सेलिब्रिटी नहीं है। नंबर 2 पे बताया गया कि स्टेशंस के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे कि कम्पिटिशन्स को फेयर तरीके से ना दिखाना ज़रूरी है। नंबर 4 पे कि ऐड ऐड के बार बार चलाना पर ऐड को ना बार बार चलाना पड़ता है, तभी ना जाके इसका रिस्पांस मिलता है। नंबर 5 पे है कि एक ही स्टेशन पर ना ज़्यादा रिलाई नहीं करें। छोटे बिजनेस को दूसरे स्टेशन पर भी ऐड चलाना चाहिए ताकि ना इनका ऑडियंस एक्सपेंड हो सके। अच्छा, ये अब डिटेल में नंबर 5 पॉइंट था, नंबर 4 भी था, लेकिन मैंने इसको ना शॉर्ट समरी में आपको बस बताने की कोशिश की ताकि आप समझ सकें। टीवी की बात करें तो टीवी में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल बताया गया है इसमें कि टीवी कमर्शियल को ना मास मार्केट एडवर्टाइजिंग का ना सबसे इफेक्टिव तरीका समझा जाता है, और ये इसलिए है कि टीवी नेटवर्क्स पॉपुलर इवेंट्स के दौरान कमर्शियल एयर टाइम्स के लिए ना बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में ना सुपर बाउल फुटबॉल गेम को ना एड्स के लिए भी जाना जाता है, और एक 30 सेकंड टीवी एड की एवरेज जो कॉस्ट है वो 2006 में ना 2.5 मिलियन थी। और सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि
वर्चुअल एड्स को ना टीवी प्रोग्रामिंग में ना कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है और ये नॉर्मली ब्लैंक बैकड्रॉप्स में या लोकल बिलबोर्ड्स को ना रिप्लेस करके ना दिखाया जाता है। वर्चुअल प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट भी ना मुमकिन है। ज़्यादातर आजकल ना टेलीविजन के मुकाबले में ना इंटरनेट और दूसरे मीडियम्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और लास्ट वाले पैराग्राफ में ओवरऑल आपको बताया गया है इसमें कि आजकल टीवी कमर्शियल की लेंथ काफ़ी छोटी होती है और जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट्स तक हो सकती है। टीवी कमर्शियल्स ने हर चीज़ को ना प्रमोट किया है, फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स टू पॉलिटिकल कैंपेन्स। टीवी कमर्शियल्स का असर इतना ज़्यादा है कि ना यूएसए में ना इलेक्शंस कैंपेन्स को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए ना अच्छी टीवी कमर्शियल्स होना ज़रूरी होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है इन द स्टार्टेड के टीवी कमर्शियल्स में अक्सर कैचेस जिंगल्स मतलब के सॉन्ग्स या मेलोडीज या कैच फ्रेजेस होते हैं जो व्यूअर्स को ना जहन में ना लंबे वक्त तक रखते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के ना ख़त्म होने के बाद भी याद रखते हैं। और ये एलिमेंट्स अपने आप को ना पॉप कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं। जो वो डेमोग्राफिक जो यूएस या एड को ना देखते हैं। कुछ मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि आए ए खुदा मेरे अब्बू सलामत ने, नंबर 2 पे ये दिल मांगे, और ये पेप्सी कोला का ये स्लोगन है। और सुनाओ ये यूफून क्या है, और टॉक टॉक शो का एक ये भी है, डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल्स हैं। मज़ीद बताया गया इस वाले पैराग्राफ में कि कंज्यूमर्स के ध्यान अपनी तरफ ना खींचने के लिए ना कम्युनिकेशंस एजेंसीज ह्यूमर्स का भी यूज़ करती हैं। ह्यूमर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ह्यूमर का एडवर्टाइजमेंट्स पर ना काफ़ी असर पड़ता है, जो एडवर्टाइजमेंट की परसुआसिवनेस को ना बढ़ाता है। एनिमेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एनिमेशंस में ना कमर्शियल्स में अक्सर यूज़ होती है। इसमें ना हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन से लेकर कंप्यूटर एनिमेशन तक का इस्तेमाल होता है। एनिमेटेड कैरेक्टर्स के ज़रिए कमर्शियल ऐसे अपील क्रिएट कर सकती है जो सिर्फ एक्टर्स या प्रोडक्ट्स डिस्प्लेस से मुमकिन होता है। इसी वजह से ना एक एनिमेटेड कमर्शियल्स या सीरीज का कई सालों तक ना चल सकती है। आजकल ना एनिमेटेड करेक्टर्स जो रियल करेक्टर्स के साथ बात करते हैं वो काफ़ी कॉमन है। कंप्यूटर में आपको बताया गया कि वेब पर ना एडवर्टाइजिंग एक न्यू फिनोमेना है। वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग स्पेस के दम पे है क्योंकि ना सराउंडिंग कंटेंट के रेलिवेंस और वेबसाइट की ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। ईमेल एडवर्टाइजिंग भी ना एक न्यू चीज़ है जिससे ना बल्क ईमेल एडवर्टाइजिंग या स्पैम कहते हैं। ऑर्डर्स में आपको बताया गया है कि ओवरऑल के कुछ कंपनीज ने ना प्रपोज किया कि वो अपने ना मैसेज या कॉर्पोरेट लोगों को ना बूस्ट या बूस्टर रॉकेट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साइट्स पर ना लगा दे। और ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ना इसका असर और इफेक्टिवनेस पर ना कुछ सवाल उठाए गए थे। अनपेड एडवर्टाइजिंग या वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग की होती है जो कम कॉस्ट में अच्छी एक्सपोजर दे सकती है। पर्सनल रिकमेंडेशंस जैसे कि ब्रिंग अ फ्रेंड या सेल इट या बज़ क्रिएट करना या किसी ब्रांड को कॉमन नाउन के साथ लिंक करना, जैसे कि श्योरस को ना फोटो कॉपियर्स या क्लिनिक्स को ना टिश्यूज़ कहना, ये सब ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन ना कुछ कंपनीज अपने ब्रांड नाम को ना इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करने से मना करती है। रेटिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल के मास मीडिया एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट मेजर करने का ना सबसे कॉमन तरीका रेटिंग पॉइंट मतलब कि आरपी है, और ये टारगेट रेटिंग पॉइंट टीआरपी होता है। और ये दोनों ना मेजर्स इस बात को दिखाते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑडियंस को ना एक मीडिया आउटलेट के ज़रिए ना रीच किया गया था और एक स्पेसिफिक वक्त पे। रेटिंग पॉइंट प्योर ऑडियंस के परसेंटेज को दिखाता है, जबकि ना टारगेट रेटिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक सेगमेंट को, जैसे कि फीमेल ऑडियंस 25 से 45 ईयर्स के लिए होता है। और ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए ना बहुत यूज़फुल होता है जब एडवर्टाइजर्स एक स्पेसिफिक ग्रुप टारगेट करना चाह रहा हो।
मिसाल के तौर पर आपको मिसाल भी दी गई है, तो मिसाल में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है। अगर एक टीवी शो का जो रेटिंग है, ओवरऑल रेटिंग जो है वो 10 PR है, तो क्या होगा कि अगर वो फीमेल ऑडियंस 25 मतलब कि 25 से लेकर 45 ईयर के लिए सिर्फ 2.5 TRP जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ना शो का लार्ज ऑडियंस है, लेकिन ना वो टारगेट ऑडियंस को ना ज़्यादा रीच नहीं कर रही। ओके, अब ये लंबी चौड़ी एग्जांपल दी गई थी, लेकिन मैंने इसको ना शॉर्ट समरी में आप स्टूडेंट्स को मतलब कि समझा दिया है कि जब आपने टारगेट दिया हो लेकिन वो टारगेट कुछ और हो, तो वो फिर टारगेट मतलब कि जो है RP नहीं होगा। ओके, एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशंस में आप स्टूडेंट्स को ओवरऑल बताया गया है कि जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन से ख़त्म होती है ना, तो कंपनीज नॉर्मली ना अपने गोल्स के साथ ना कंपेयर करती है इसका एवोल्यूशंस, और ये एक इफ़ेक्टिव तरीका ये होता है कि ना प्री और पोस्ट सेल्स को ना मेजर किया जाए। कुछ कंपनीज कंट्री को ना रीजन्स में ना डिवाइड कर देती है और कैंपेन्स सिर्फ कुछ एरियाज में चाहती है। फिर एडवर्टाइजिंग और नॉन एडवर्टाइजिंग रीजन्स को ना कंपेयर करके ना एनालाइज की जाती है, ताकि ना कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस को ना एवेलुएट किया जा सके। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो तो फ्यूचर कैंपेन्स को ना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अब आपको समरी भी दी गई है, तो समरी में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल के एडवर्टाइजिंग एक पेड नॉन पर्सनल प्रमोशंस होती है किसी प्रोडक्ट, आइडिया, सर्विस या काज की, जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू का टारगेट ऑडियंस को ना इन्फॉर्म या परसुएड करने के लिए ना की जाती है। एडवर्टाइजिंग काफ़ी फॉर्म में एवॉल्व हो गई है और हर एस्पेक्ट्स में ना मॉडर्न सोसाइटी में ना परमिएट कर गई है। एडवर्टाइजिंग के ना डिलीवरी मैकेनिज्म से ना बैनर्स, बिलबोर्ड्स, वेबसाइट्स, लोगोस, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, स्पॉट्स और टीवी कमर्शियल्स शामिल हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग के ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि नंबर 1 पे ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड्स को ना फोकस नहीं कर सकती। नंबर 2 पे कि प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। नंबर 3 पे कि ये छोटी कंपनीज के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, और अदर फैक्टर्स है जैसे कि ऑब्जेक्टिव बजट्स, अप्रोचेस और एवोल्यूशंस मेथड को भी ना कंसिडर किया जाता है। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1980 के लेट में और 1980 के आखिर में और 1990 के अर्ली में शुरू में ना केबल टीवी और MTV का इंट्रोडक्शन हुआ था। MTV ने ना म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके ना एक न्यू टाइप की एडवर्टाइजिंग को ना पैदा किया था, जिसमें कंज्यूमर ऐड देखने के लिए आता था। जबकि ना केबल और सैटेलाइट टीवी पॉपुलर होने लगे थे, वैसे भी स्पेशलिटी चैनल्स भी ना इमर्ज हुए थे, जैसे कि QVC, होम शॉपिंग नेटवर्क और शॉप टीवी, जो प्योर तरह से ना एडवर्टाइजिंग में फोकस इनका था। और मज़ीद आपको बताया गया है इसमें कि 1900 इंटरनेट मार्केटिंग ने ना एडवर्टाइजिंग के लिए ना न्यू रास्ते खोल दिए थे, और 1990 में ना डॉट कॉम बूम आया था। इस वक्त कई कंपनीज ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यू के ज़रिए चल रही थी। 21वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ना गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को रिवोल्यूशनाइज किया था, जिसमें ना कॉन्टेक्चुअल, रेलेवेंट और अनबट्रसिव एड की इम्पोर्टेंस जो थी वो दी थी। मज़ीद आपको बताया गया है कि एक न्यू एडवर्टाइजिंग इन्वेशंस जो है वो गोरिल्ला प्रमोशंस है, और जो ना अनयूजुअल अप्रोचेस जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में ना स्टेज इनकाउंटर्स, गिव वेव्स जैसे कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस और इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग इंक्लूड करती है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंटरैक्टिव और एम्बेडेड एड्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, वोटिंग थ्रू के टेक्स्ट मैसेजेस और सोशल नेटवर्क के साइट्स का यूज़। और मज़ीद आपको बताया गया इस वाले पैराग्राफ में कि एक एडवर्टाइजिंग कंपेन ना एक सीरीज होती है एडवर्टाइजमेंट मैसेज की, जो एक आइडिया और थीम को ना शेयर करती है, और जो एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मतलब कि IMC का हिस्सा होती है। और ये कंपेन्स डिफरेंट मीडिया में ना एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ना अपीयर करती है।
और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कैंपेन थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना ये इंडिविजुअल एड्स के टोन के सेट करता है और इससे ना बाद में बाकी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भी ना इंट्रोड्यूस होती है। कैंपेन थीम्स नॉर्मली लंबी ड्यूरेशंस के लिए डेवलप की जाती है, लेकिन ना मार्केट कंडीशंस और कंपटीशंस की वजह से कई बार ना वो शॉर्ट लिव्ड भी हो जाती है। फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग का ना बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि एडवोकेसी, कंपेरेटिव, कोऑपरेटिव, डायरेक्ट मेल, इंफॉर्मेशनल, इंस्टीट्यूशनल, आउटडोर, परसुएसिव, प्रोडक्ट, रिमाइंडर, पॉइंट ऑफ परचेज एंड स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग वगैरह। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग वो होती है जो किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ पर होती है। इसका मकसद पब्लिक की ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करना होता है, और ये एड्स अक्सर ना स्टेट या फेडरल लेजिस्लेशंस के पास करने के लिए होती है। और नॉन प्रॉफिट ग्रुप से, जैसे कि AARP, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिटायर्ड पर्सनस, इस टाइप की ना एडवर्टाइजिंग करते हैं। इस जिसमें ना वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ना सोशल प्रोग्राम्स को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये ग्रुप्स टीवी एड्स, न्यूज़ लेटर्स और लेटर्स के ज़रिए ना लोगों को ना परसुएट करते हैं। ऐसे ही और मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि ग्रीन पीस, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग MADD और नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA शामिल है। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें ना एक ब्रांड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ब्रांड के साथ ना कंपेयर किया जाता है, और ये एडवर्टाइजिंग एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ना बहुत होती है। इसका एक नुकसान ये होता है कि कस्टमर्स अब इस तरह के एड्स को ना स्केप्टिकली देखता है, क्योंकि ना मतलब कि मशकूक नज़रों से देखता है, क्योंकि ना कभी कभी ना कंपनीज अपनी कंपटीटर्स के बारे में ना गलत इंफॉर्मेशन देती है, जिससे ना लोग सच नहीं समझते। अगर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में ना गलत इंफॉर्मेशन दी जाए ना, तो कंपनी पर ना लॉ सूट भी हो सकता है। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में ना दो पार्टीज अपने एडवर्टाइजिंग के कॉस्ट को ना शेयर करती है, और ये सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स और एक लोकल स्टोर्स अपने प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट करने के लिए एड कॉस्ट को शेयर करता है, तो ये ना दोनों को ना फ़ायदा होता है। इस तरह से ना दोनों को फ़ायदा होता है, और ये पर्टिकुलरली छोटी शॉप के लिए ना हेल्पफुल होता है जो अपने आप एडवर्टाइजिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में ना कैटलॉग्स, फ्लेयर्स, लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स शामिल होते हैं। इस टाइप की एडवर्टाइजिंग काफ़ी डिटेल होती है, और इसमें ना पर्सनलाइजेशंस भी होती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप टारगेटेड कस्टमर्स तक ना डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, और लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और कई लोग ना इसे जंक मेल समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया कि इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग उस वक्त होती है जब एक न्यू प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस की जाती है। इसमें ना प्रोडक्ट के नाम, बेनिफिट्स और यूजेस को ना प्रमोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स SUVs पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो तब ना कार मैन्युफैक्चरर्स ने ना स्ट्रेटजी को यूज़ किया था। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया कि इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग एक ब्रॉड अप्रोच होती है, जिसमें ना एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कंसेप्ट, आइडियाज़ या फिलोसफीज़ को ना प्रमोट किया जाता है, और ये कंपनीज अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए ना करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक लंबर कंपनी अपने ऐड में ये दिखाए कि वो न्यू एरिया में ना ट्रीज प्लांट्स करती है, तो ना लोग उस कंपनी को ना पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि ना ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी होती है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग में ना बिलबोर्ड्स और बिल्डिंग्स के साइड्स पे ना पेंटेड मैसेज शामिल होती हैं, और ये एड्स सिंपल्स और क्विक मैसेज प्रमोट करते हैं। आउटडोर एडवर्टाइजिंग अक्सर ना बिजी सिटी स्ट्रीट पर होती है, जहाँ ना ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, और ये यूजुअली इफेक्टिव तब होती है जब प्रोडक्ट लोकल लेवल पर ना सेल होती है।
और परसुएसिव एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया कि परसुएसिव एडवर्टाइजिंग वो होती है जो प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से के बाद यूज़ की जाती है। इसका मेन गोल ये होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए ना सिलेक्टिव डिमांड बुलेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने व्हीकल्स की सेफ्टी फीचर्स को ना हाईलाइट करने के लिए एड्स चलाए तो ना कस्टमर्स को ये लगता है कि वो ज़्यादा सेफ हैं और वो उस प्रोडक्ट्स को ना ज़्यादा प्राइस से भी खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग का मकसद किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ना कि कंपनी के पूरे प्रोडक्ट लाइन को। मिसाल के तौर पर अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक का कमर्शियल चल रहा है तो वो ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमोट करना ही शामिल है इसमें। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग में बताया गया कि रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग वो एड्स होती है जो प्रोडक्ट्स के मैच्योर स्टेज पर होती है और इनका मकसद सिर्फ कस्टमर को याद दिलाना होता है कि ना ये प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर डिटर्जेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ना रिमाइंडर कराने के लिए ना ऐड चलाती है ताकि ना कस्टमर्स इन्हें याद रख सकें। पॉइंट ऑफ परचेजिंग एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया कि पॉइंट ऑफ परचेजिंग एडवर्टाइजिंग में ना वो डिस्प्ले और प्रमोशनल आइटम्स आती हैं जो प्रोडक्ट के पास रखी जाती हैं। इनका मकसद कस्टमर को ना अट्रैक्ट करना होता है ताकि ना वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। मगर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले को ना सेटअप करने में ना मदद करे तो रिटेल स्टोर्स इसे ना ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग में आपको बताया गया है कि स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग एक सेल प्रमोशन का ना तरीका है जिसमें ना कंपनी अपना नाम किसी आइटम पर ना प्रिंट करवाती है, जैसे कि कैप्स, पेन्स, जिम्स, बैग्स etc। इसका मकसद यही होता है कि कंपनी का ना पब्लिक रिकॉग्निशन बढ़ाना होता है और ये आइटम से ज़्यादा देर तक ना चलने वाले होते हैं और इस तरह की एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए ना कामयाबी वाली होती है। हर एडवर्टाइजिंग, अच्छा ये बेसिकली जितने भी हमने पढ़ी थे ना, हर एडवर्टाइजिंग फॉर्म का ना अपना मकसद होता है और वो अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू मार्केट में ना इम्पैक्ट डालती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा और लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उसमें ना एडवर्टाइजिंग की टाइप्स काफ़ी दी गई हैं, तो घुमा फिरा के काफ़ी एमसीक्यू से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कंपैरेटिव और कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंट है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कैटलॉगी प्लेयर्स लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स आर जस्ट फी ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अगर फिलिंग दी ब्लैंक छोड़ दूँ, पूछूँ कि कौन सी है, इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग है या फिर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग है, तो आपको पता होगा कैटेगरीज फ्लेयर्स लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स कौन सी है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में आते हैं। और उसके बाद फिर अच्छा ये तो मैंने बता दिया है कि घुमा फिरा के इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। रेटिंग्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेशंस और कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट को लेकर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी में जो लास्ट एवरेज जो कॉस्ट थर्ड सेकंड टीवी में यूज़ हुई थी वो कितनी थी, गेम्स को लेकर वो 2.5 मिलियन थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कदर ये है कि आपसे ना मज़ीद कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडिया, प्रिंट मीडिया को लेकर जो है वो चंद मतलब पूछे जा सकते हैं कि बताएं, तीन में से दो तीन आप याद रख लीजिएगा। कवर्ड एडवर्टाइजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल ज़्यादातर कवर्ड एडवर्टाइजिंग जो है वो मेन करेक्टर के थ्रू ज़्यादा यूज़ होती है। और बस यही जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने बता दी है आपको, मतलब कि मेन चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।